अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू 14th लेक्चर ऑफ डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन CS 302। ये लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे ऑड पैरिटी जनरेटर के सर्किट से। और इस वक्त इसका फंक्शनल टेबल आपके सामने शो हो रहा है। ये अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं तो ये इस तरीके से है कि जब भी हम कोई डाटा सेंड करते हैं तो उसके साथ हम अक्सर एक एक्स्ट्रा बिट सेंड करते हैं। और वो बिट होती है ये चेक करने के लिए कि क्या जो डाटा हमारा दूसरी साइड पे रिसीव हुआ है वो डाटा सही रिसीव हुआ है या उसके अंदर कोई एरर आ गया। तो ऑड पैरिटी जनरेटर इस किस्म का सर्किट है कि जब भी हम डाटा की बिट्स सेंड करेंगे तो वो बिट्स ऑड नंबर में होनी चाहिए। जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे इस फंक्शन टेबल के अंदर पहली जो चार बिट सेंड हो रही हैं डाटा की वो है 0000। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ वन बिट जो है वो ज़ीरो है। तो हम जो एक एक्स्ट्रा बिट साथ अटैच करेंगे वो हम वन कर देंगे ताकि हमारी नंबर ऑफ वन बिट ऑड हो जाए। इसी तरीके से जो सेकंड डाटा सेंड हो रहा है उसके अंदर पहले से नंबर ऑफ वन बिट ऑड है, तो इसके साथ जो एक्स्ट्रा बिट हम अटैच करेंगे वो हम जीरो अटैच करेंगे। सेम केस इस थर्ड लाइन में कि इसके अंदर ऑड बिट सेंड हो रही है तो हम जो एक्स्ट्रा बिट अटैच करेंगे वो जीरो अटैच करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डाटा अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ वन बिट इवन सेंड हो रही है, तो इसके साथ हम एक एक्स्ट्रा वन अटैच कर देंगे ताकि डाटा सेंड होते हुए हमारे पास नंबर ऑफ वन बिट ऑड हो। और जब डाटा रिसीव होगा तो वहाँ पे यही चीज़ चेक की जाएगी कि नंबर ऑफ वन बिट ऑड है या इवन है। अगर तो ये नंबर ऑफ वन बिट इवन हो गई तो इसका मतलब है कि डाटा के अंदर एरर आ चुका है। लेकिन अगर इसी तरीके से रिसीव हुई कि नंबर ऑफ वन बिट ऑड हुई तो हम ये कहेंगे कि हमारे डाटा के अंदर किसी किस्म का एरर नहीं है। तो ये हमने इसी किस्म का सर्किट बनाना है जो ये चेक करेगा कि नंबर ऑफ वन इस डाटा के अंदर ऑड है या इवन है। तो ये उसका फंक्शनल टेबल है और फंक्शनल टेबल को देख के हम सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं। एक तो हम ये कर सकते हैं कि हम के मैप या क्वीन मैकलस की मेथड के थ्रू इसको सिंप्लीफाई कर लें और उसके बाद सर्किट डिज़ाइन करें। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ से डायरेक्ट वैल्यूज लिखें और उन्हें डिफरेंट रूल्स के थ्रू सिंप्लीफाई करके सिंप्लीफाई सर्किट डिज़ाइन कर लें। इस वक्त जो यहाँ पे अप्रोच यूज़ की गई है वो के मैप की अप्रोच इस्तेमाल की गई है। आप देख सकते हैं कि वो तमाम वैल्यूज़ के मैप के अंदर लिखी हुई हैं। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यूज़ के मैप में हैं उनकी ग्रुपिंग सिर्फ वन की बन रही है, मतलब कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं है जिसके अंदर दो बिट्स हों या चार हों। तो इस वजह से के मैप के थ्रू ये सर्किट ठीक तरीके से सिंप्लीफाई नहीं हो सकेगा। इस सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए हमें बुलियन रूल्स को या बुलियन अलजेब्रा को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये जितनी भी वैल्यूज हैं के मैप के अंदर जो मेंशन है उनके अगेंस्ट एसओपी एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर फर्स्ट वैल्यू को हम देखें तो इसका एसओपी एक्सप्रेशन बनता है ए बार, बी बार, सी बार, डी बार। वो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। इस तरीके से बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं उसके अगेंस्ट भी एक्सप्रेशन मौजूद है। एक्सप्रेशन लिखने के बाद सिंप्लीफिकेशन की गई है। फॉर एग्जांपल ये जो फर्स्ट दो टर्म्स हैं यहाँ से ए बार बी बार को कॉमन लिया और पीछे हमारे पास बचता है सी बार डी बार, उसके बाद प्लस का साइन सी डी। इसी तरीके से नेक्स्ट दो टर्म के अंदर ए बार बी को कॉमन लिया है और बाकी जो टर्म हमारे पास बचती है सी बार डी प्लस सी डी बार वो यहाँ पे लिखी हुई है। और आगे जो टर्म्स हैं उनके अंदर भी सेम यही काम किया हुआ है। उसके बाद अगर नेक्स्ट लाइन हम देखें तो टर्म्स को जस्ट रीअरेंज किया गया है। फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास टर्म थी इसको हम पहले ले आए हैं और ये जो हमारे पास टर्म थी इसे हमने यहाँ पे आगे लिख दिया। तो इस तरीके से रीअरेंजमेंट किया और उसके बाद फिर यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं ए बार बी बार और यहाँ पे ए भी मौजूद है तो वो सेकंड वाली ब्रैकेट में आ जाएगा और जो टर्म थी सी बार डी बार प्लस सी डी वो फर्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगी। और इस तरीके से जो नेक्स्ट दो टर्म्स आ रही हैं उनकी भी यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो इस वक्त यहाँ पे जो टर्म्स शो हो रही हैं इस पे बुलियन अलजेब्रा का एक रूल यूज़ किया जाता है और यही एक न्यू गेट भी है जो इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे जिसे हम एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर गेट कहते हैं। ये इस तरीके से है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है सी डी और उसके बाद प्लस के बाद भी सी डी लिखा हुआ है, लेकिन जो फर्स्ट सी डी लिखा हुआ है इन दोनों के ऊपर बार है। तो ये जो हमारी फर्स्ट ब्रैकेट है ये कन्वर्ट हो जाएगी सी एक्सक्लूसिव और डी और इस कंप्लीट के ऊपर बार आ जाएगी। मतलब ये एक्सप्रेशन एक्सक्लूसिव नॉर गेट के इक्विवेलेंट होता है। सेम वही चीज नेक्स्ट दो ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है। आप देखें तो ए बार बी बार प्लस ए बी, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एक्सक्लूसिव नॉर के ऑपरेशन के अंदर ए एक्सक्लूसिव और बी लिखा हुआ और कंप्लीट के ऊपर ब्रैकेट है। इसी तरीके से ये टर्म अगर इस तरीके से लिखी हो कि जो फर्स्ट वेरिएबल है उस पे बार हो सेकंड पे ना हो और उसके बाद इक्वल के बाद फर्स्ट वेरिएबल के ऊपर बार ना हो और सेकंड पे हो तो ये एक्सक्लूसिव और के ऑपरेशन के इक्वल होता है। तो सी एक्सक्लूसिव और डी और सेम काम जो सेकंड वाली ब्रैकेट है उसमें भी हो रहा है।
तो फर्स्ट वेरिएबल के ऊपर बार है, सेकंड पे नहीं है, उसके बाद प्लस का साइन, फर्स्ट पे बार नहीं है और सेकंड पे है, तो ये भी एक्सक्लूसिव और के ऑपरेशन के इक्वल होगा। तो उससे नेक्स्ट लाइन के अंदर यही एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन इसका शो किया हुआ है। और इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को अगर देखा जाए तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है, उन टर्म्स के अंदर जो वेरिएबल आ रहे हैं उस कंप्लीट के ऊपर बार है और सेकंड पे भी बार है, उसके बाद प्लस का साइन है, फर्स्ट के ऊपर बार नहीं है और सेकंड के ऊपर भी बार नहीं है। मतलब ये जो फर्स्ट वाला काम यहाँ पे हो रहा था, सेम काम दोबारा रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये एक्सप्रेशन मजीद हमारा कन्वर्ट हो जाएगा ए एक्सक्लूसिव और बी एक्सक्लूसिव और सी एक्सक्लूसिव और डी, और इस कंप्लीट के ऊपर नॉट का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो इस ऑपरेशन के रिलेटेड अगर हम सर्किट क्रिएट करें तो हमारे पास इसके अंदर ये दो एक्सक्लूसिव और गेट आएंगे, ए एक्सक्लूसिव और बी और दूसरा सी एक्सक्लूसिव और डी। और इसके बाद हमारे पास एक और एक्सक्लूसिव और गेट लगेगा और कंप्लीट के ऊपर बार है, जिसकी वजह से ये जो एक्सक्लूसिव और गेट है इसके आगे नॉट गेट आएगा, मतलब ये एक्सक्लूसिव नॉर गेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक ऐसा गेट है जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया हुआ था, तो इस लेक्चर के अंदर एक्सक्लूसिव और गेट के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है। पहले यही सर्किट इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है। वो इस तरीके से है कि जब हम डाटा सेंड करेंगे और उसके बाद डाटा जब रिसीव होगा, ये लिखा हुआ है रिसीव पैरिटी बिट, तो उसके अंदर पैरिटी बिट जीरो होगी और जब हमने सेंड किया था तो उस वक्त भी जीरो थी, तो इसका मतलब है कि डाटा के अंदर एरर मौजूद नहीं है। अगर ऐसा हो जाए कि पैरिटी बिट जीरो रिसीव हो लेकिन जब हमने सेंड किया था तो हमने पैरिटी बिट वन सेंड की थी, तो इसका मतलब है कि डाटा के अंदर एरर मौजूद है। ये जो आउटपुट के अंदर अगर वन लिखा हुआ है तो इसका मतलब है एरर है। सेम इस तरीके से अगर हमने जो डाटा सेंड किया था उसके अंदर पैरिटी बिट मौजूद नहीं थी लेकिन जब डाटा रिसीव किया गया तो उसके अंदर पैरिटी बिट मौजूद है, तो इसका मतलब है कि डाटा के अंदर एरर है। और अगर हमने डाटा सेंड करते हुए पैरिटी बिट सेंड की थी और रिसेप्शन पे भी वो रिसीव हुई है, तो इसका मतलब है कि डाटा के अंदर एरर नहीं है। तो इस टेबल के थ्रू ये चीज़ शो की हुई है। और उसके बाद नेक्स्ट इस सर्किट की टाइमिंग डायग्राम दिखाई हुई है। वो भी सिंपल इस तरीके से है कि जब हमने चार बिट सेंड की हैं और चार की चार बिट वन है, मतलब नंबर ऑफ वन हमने इवन सेंड किया है, तो हमारे पास एक पैरिटी बिट मौजूद होगी जो कि हम सेंड करेंगे ताकि नंबर ऑफ वन ऑड हो जाए। इस तरीके से तमाम बिट अगर हमने जीरो सेंड की है तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ वन बिट सेंड करते हुए इवन थी, तो फिर हमने एक एक्स्ट्रा बिट अटैच कर दी ताकि नंबर ऑफ वन बिट ऑड हो जाए। उसके बाद अगर देखें तो इन चार बिट में से तीन बिट जीरो हैं और एक बिट वन है, मतलब नंबर ऑफ वन बिट हम ऑड सेंड कर रहे हैं, तो उसके साथ फिर हम पैरिटी बिट अटैच नहीं करेंगे। सेम केस इस तरीके से है कि अगर हम सी बिट को वन कर दें और बाकी तमाम बिट जीरो हो जाए तब भी नंबर ऑफ ऑड बिट वन सेंड हो रही है, तो हम पैरिटी बिट को अटैच नहीं करेंगे। और इसी तरीके से कंप्लीट टाइमिंग डायग्राम यहाँ पे शो की हुई है। उसके बाद नेक्स्ट फिर बताया गया एक्सक्लूसिव और गेट और एक्सक्लूसिव नॉर गेट के बारे में। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं एक्सक्लूसिव और गेट की। एक्सक्लूसिव और गेट एक्चुअल में पांच गेट को कंबाइन करके बनता है और इसका जो ऑपरेशन है वो हम एक सिंगल गेट से ले सकते हैं। अगर हम इसकी एक्चुअल सर्किट डायग्राम की बात करें तो इसके अंदर दो एंड गेट यूज होते हैं, उसके बाद एक और गेट यूज होता है। और ये जो दोनों एंड गेट हैं इन दोनों की एक इनपुट जो है वो नॉट गेट के थ्रू आ रही होती है। फर्स्ट एंड गेट की फर्स्ट इनपुट नॉट गेट से आएगी और सेकंड एंड गेट की जो दूसरी वाली इनपुट यहाँ पे इंटर हो रही है वो नॉट गेट के थ्रू आएगी। और इसी तरीके से अगर हम सर्किट डिस्कस करें एक्सक्लूसिव नॉर गेट का, तो उसमें जो हमारे पास दो एंड गेट आ रहे हैं उनमें से एक ही एंड गेट की दो इनपुट्स नॉट गेट के थ्रू आएंगी और सेकंड एंड गेट की दोनों इनपुट्स विदाउट नॉट गेट आएंगी। तो ये वाला सर्किट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा एक्सक्लूसिव नॉर गेट का। उसके बाद फिर आगे बताया गया कॉम्बिनेशनल फंक्शनल डिवाइसेस के बारे में। तो कॉम्बिनेशनल फंक्शनल डिवाइसेस इस किस्म की डिवाइसेस होती हैं जिसके अंदर डिफरेंट लॉजिक गेट्स को हम कंबाइन करके सर्किट बनाते हैं और उस सर्किट को हम किसी यूजफुल पर्पज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम मल्टीप्लेक्सिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, डी मल्टीप्लेक्सिंग या सिलेक्शन इनेबल, उसके अलावा कंपैरिजन, डिकोडिंग, एडर। तो इन तमाम कामों के लिए हम इन कॉम्बिनेशनल फंक्शनल डिवाइसेस को यूज़ कर सकते हैं। उसमें से यहाँ पे फिर फर्स्ट कॉम्बिनेशनल लॉजिक डिवाइस के बारे में बताया गया कि इन गेट्स को हम यूज़ कर सकते हैं हाफ एडर और फुल एडर का सर्किट डिज़ाइन करने के लिए। यहाँ पे अगर देखें तो इन दोनों की ब्लॉक डायग्राम भी शो की हुई है। हाफ एडर के अंदर हमारे पास दो इनपुट मौजूद होती हैं, एक इनपुट को ए कहते हैं, दूसरी इनपुट को बी कहते हैं और इसकी दो आउटपुट होती हैं, एक सम वाली आउटपुट होती है और दूसरी कैरी आउट वाली आउटपुट होती है। यहाँ पे ए और बी से मुराद दो बिट्स हैं जिन्हें हमने ऐड करना है। मतलब इस तरीके से हो सकता है कि हम वन और वन को ऐड करें
या 1 और 0 को ऐड करें, तो इस केस के अंदर जो फर्स्ट बिट है वो ए बिट कहलाएगी और सेकंड बिट बी बिट कहलाएगी। उसके बाद ब्लॉक डायग्राम शो की हुई है फुल एडर सर्किट की। तो फुल एडर सर्किट के अंदर तीन इनपुट्स मौजूद होती हैं, एक ए बिट, दूसरी बी बिट और तीसरी जो बिट होती है वो कैरी इन की बिट होती है। मतलब अगर हम दो बिट्स ऐड कर रहे हैं तो इसके अंदर ये भी पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास कोई कैरी मौजूद हो। तो फुल एडर के अंदर हम कैरी वाली बिट को भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद इसकी दो आउटपुट होती हैं, एक सम वाली आउटपुट होती है और दूसरी कैरी आउट वाली आउटपुट मौजूद होती है। तो यहाँ पे फिर उन्होंने हाफ एडर का जो फंक्शनल टेबल है पहले उसको डिस्कस किया है। इसके अंदर ये है कि अगर दो बिट जो हम ऐड कर रहे हैं वो जीरो और जीरो है तो हमारे पास जीरो सम जनरेट होगा और जीरो कैरी जनरेट होगा। अगर दो बिट्स हम ऐड कर रहे हैं जीरो और वन तो हमारे पास सम वाली बिट वन होगी और कैरी वाली बिट जीरो होगी। अगर हम दो बिट ऐड कर रहे हैं जिसमें फर्स्ट बिट वन और सेकंड जीरो है तब भी सेम केस होगा कि सम हमारे पास वन जनरेट होगा और उस केस में कोई भी कैरी जनरेट नहीं होगा, या हम ये कह सकते हैं कि कैरी वाली बिट जीरो होगी। और अगर दोनों बिट्स हम वन और वन ऐड कर रहे हैं तो इस केस में ये होता है कि जो सम वाली बिट है हमारे पास वो जीरो होती है। तो आप देख सकते हैं कि सम जीरो लिखा हुआ है और वन कैरी इसके अंदर से जनरेट होता है, तो आप देख सकते हैं कि कैरी बिट वन लिखी हुई है। अब इस फंक्शन टेबल को अगर देखा जाए तो इसके अंदर दो आउटपुट वाले कॉलम मौजूद हैं। मतलब सम के लिए अलहदा सर्किट क्रिएट होगा और कैरी आउट के लिए अलहदा सर्किट क्रिएट होगा। सर्किट क्रिएट करने का या तो ये तरीका है कि हम के मैप के अंदर वैल्यूज पुट करके और उसके थ्रू सिंप्लीफिकेशन करके सर्किट डिजाइन कर सकते हैं, या दूसरा तरीका ये है कि इन ऑपरेशन को देख के डायरेक्टली हम सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पे चूंकि दो बिट्स सिर्फ इस्तेमाल हो रही हैं इनपुट के लिए, तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि हम के मैप या क्वीन मैकक्लस्की का मेथड यूज करें। इसको हम के मैप या क्वीन मैकक्लस्की मेथड के बगैर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सम के लिए जो एक्सप्रेशन बनता है वो है ए बार बी प्लस ए बी बार। और थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि ये इक्विवेलेंट होता है ए एक्सक्लूसिव और बी के। और जो कैरी आउट वाला हमारा सर्किट है उसमें अगर देखें तो एक ही जगह पे हमारे पास आउटपुट वन आ रही है और यहाँ पे जो हमारे पास ऑपरेशन बनता है वो है ए डॉट बी। मतलब इस पे सिर्फ एक एंड गेट यूज होगा कैरी आउट के लिए। तो आप देख सकते हैं इसका सर्किट आगे डिजाइन किया हुआ है हाफ एडर का। तो हाफ एडर के अंदर सिर्फ दो इनपुट मौजूद होती हैं, बिट ए और बिट बी। उसके बाद फुल एडर का सर्किट डिस्कस किया हुआ है। फुल एडर के सर्किट के अंदर हमारे पास तीन इनपुट्स मौजूद होती हैं, बिट ए बिट बी और इसके अंदर जो एक और एडिशनल इनपुट होती है वो कैरी इन की इनपुट होती है। तो इस वजह से इसका जो सर्किट होगा उसके अंदर एट कॉम्बिनेशन मौजूद होंगे क्योंकि टू रेज पावर थ्री इज इक्वल टू एट। और इस सर्किट की जो आउटपुट होंगी वो दो आउटपुट होंगी, एक सम वाली आउटपुट और दूसरी कैरी आउट वाली आउटपुट। अब यहाँ पे हम तीन बिट्स को ऐड कर रहे हैं, अगर तीनों बिट हमारे पास जीरो 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 हो तो हमारे पास सम भी जीरो होगा और कैरी आउट भी जीरो होगा। इन तीन बिट में से दो बिट अगर जीरो हो और एक वन हो तो हमारे पास वन सम जनरेट होगा और जीरो कैरी आउट होगा। और इसी तरीके से कंप्लीट फंक्शनल टेबल को आगे डिफाइन किया हुआ है। इसमें अगर मैं ये लास्ट वाली लाइन डिस्कस करूं तो हमारे पास एक कैरी इन मौजूद है और उसके बाद दो बिट्स जो हम ऐड कर रहे हैं वो वन और वन है। तो इस केस में हमारे पास वन सम होगा और वन कैरी आउट जनरेट होगा। तो वो भी आप देख सकते हैं कि सम वाले कॉलम में वन लिखा हुआ है और कैरी आउट वाले कॉलम में भी वन लिखा हुआ है। अब इस फंक्शनल टेबल के बाद नेक्स्ट चीज़ ये है कि इस फंक्शनल टेबल को देख के इसके अगेंस्ट हमने एक्सप्रेशन लिखना है। दो हमारे पास एक्सप्रेशन आएंगे, एक सम का एक्सप्रेशन होगा और दूसरा कैरी आउट का होगा। सम का एक्सप्रेशन देखने के लिए सम वाले कॉलम में इस जगह पे हमारे पास वन वैल्यू आ रही है तो इसके अगेंस्ट हम लिख देंगे ए बार बी बार सी। सेकंड जो पोजीशन पे वन आ रहा है इस पे हो जाएगा ए बार बी सी बार और इस तरीके से कंप्लीट कॉलम के अगेंस्ट हम वैल्यूज लिख लेंगे। और सेम इसी तरीके को फॉलो करते हुए हम कैरी आउट के अगेंस्ट वैल्यूज लिख लेंगे। तो पहले आप देख सकते हैं कि सम वाली वैल्यूज लिखी हुई है और उनको सिंप्लीफाई करने के बाद इसका एक्सप्रेशन क्रिएट किया हुआ है। तो सम इज इक्वल टू ए एक्सक्लूसिव और बी एक्सक्लूसिव और सी। और इस तरीके से कैरी आउट वाले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनता है वो है ए एक्सक्लूसिव और बी, इसका डॉट ऑपरेशन होगा सी के साथ और फिर प्लस ए बी। तो यहाँ पे अब हमारे पास सम और कैरी आउट का एक्सप्रेशन मौजूद है और इस एक्सप्रेशन को देखते हुए यहाँ पे एक सर्किट डिजाइन किया गया है जो कि फुल एडर का लॉजिक सर्किट है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आगे फार्मिंग ऑफ फुल एडर यूजिंग हाफ एडर के। अगर हमारे पास फुल एडर मौजूद ना हो तो हम दो हाफ एडर को कंबाइन करके उससे फुल एडर का ऑपरेशन ले सकते हैं। इसमें यह होगा कि दो हाफ एडर यूज होंगे जिनकी जो सम वाली आउटपुट है फर्स्ट हाफ एडर की वो सेकंड हाफ एडर के ए वाली इनपुट पे इंटर हो जाएगी। जो कैरी इन है वो सेकंड हाफ एडर की बी वाली इनपुट की जगह पे इंटर होगी।
और इन दोनों सर्किट की जो कैरी आउट है उसके आगे हम और गेट लगा के इस कंप्लीट सर्किट की कैरी आउट ले लेंगे। तो इस तरीके से हम दो हाफ एडर को कंबाइन करके एक फुल एडर भी डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद आगे नेक्स्ट टॉपिक है पैरेलल बाइनरी एडर्स। पैरेलल बाइनरी एडर में यह है कि हम एक से ज़्यादा बिट्स भी ऐड कर सकते हैं। पैरेलल बाइनरी एडर में इस तरीके से है कि अगर हमारे पास कोई नंबर है जिसकी 4 बिट है और इन 4 बिट्स को हम ऐड कर रहे हैं तो ये पैरेलल बाइनरी एडर कहलाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लॉक डायग्राम शो की हुई है 4 बिट पैरेलल बाइनरी एडर की। तो जो बिट्स मैंने यहाँ पे लिखी हैं इसके इक्विवेलेंट अगर देखा जाए तो जो फर्स्ट एडर है ये ऐड करेगा इन दो फर्स्ट बिट को, उसके बाद सेकंड एडर 0 और 0 को ऐड करेगा, और अगर कोई यहाँ से कैरी जनरेट हो रही है तो उसको भी इसके अंदर ऐड करेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट एडर है वो नेक्स्ट 2 बिट्स के लिए है और लास्ट वाला एडर MSB की जो 2 बिट्स हैं उनके लिए है। तो इस तरीके से हम एक से ज़्यादा बिट्स के लिए भी एडर बना सकते हैं। जितने फुल एडर हम यहाँ पे लगाएंगे उतनी बिट्स को हम आपस में ऐड कर सकेंगे। ये जब एडर हम आपस में कंबाइन करते हैं तो इसमें होता ही यही है कि जो फर्स्ट एडर है इसकी जो कैरी आउट जनरेट होगी वो नेक्स्ट एडर की कैरी इन पे ऐड हो जाएगी। इस तरीके से यहाँ से जो कैरी आउट जनरेट होगी वो नेक्स्ट एडर की कैरी इन पे इंटर हो जाएगी, और इस तरीके से आगे हमने जितने भी फुल एडर अटैच करने हैं उन पे भी सेम प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। आगे टॉपिक बताया गया है कैरी प्रोपिगेशन का। तो इसके अंदर ये है कि जब पहली 2 बिट्स को हम ऐड करते हैं तो वहाँ से कैरी जनरेट होती है जो कि नेक्स्ट सर्किट में इंटर होती है। फिर यहाँ पे 2 बिट्स ऐड होंगी और यहाँ से एक कैरी जनरेट होगी जो कि नेक्स्ट सर्किट में इन होगी। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि कैरी प्रोपिगेट कर रही है फर्स्ट 2 बिट से सेकंड 2 बिट पे, फिर सेकंड 2 बिट से थर्ड वाली जो बिट्स हैं उन पे, और इस तरीके से ये आगे प्रोपिगेट करती है। लेकिन इसका एक इशू ये होता है कि इसके अंदर थोड़ा सा डिले आ रहा होता है, क्योंकि जो भी सर्किट्स काम कर रहे होते हैं उनके अंदर प्रोपिगेशन डिले मौजूद होता है। तो इस तरीके से अगर हम सर्किट को थोड़ा बड़ा कर दें, फॉर एग्जांपल 8 बिट का कर दें, 16 या 32 बिट का कर दें, तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिले आ जाता है। तो इस डिले के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सर्किट होता है जिसे कहते हैं लुक अहेड कैरी सर्किट। इस सर्किट के अंदर ये होता है कि हमारे जो आगे वाले फुल एडर होते हैं, फॉर एग्जांपल हम 4 बिट को ऐड कर रहे हैं तो इसके अंदर 4th बिट पे जो एडर मौजूद होगा उसे एक्सप्रेशन के थ्रू पहले से ही पता होगा कि वहां से कैरी जनरेट होनी है या जनरेट नहीं होनी। और इस केस में हमारे पास ये होता है कि जो कैरी प्रोपिगेशन डिले होता है खत्म हो जाता है। तो उसका सर्किट भी यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है। तो इस सर्किट में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जो एक्सक्लूसिव और गेट है उसके सामने लिखा हुआ है पी। पी स्टैंड फॉर कैरी प्रोपिगेट। और जो हमारे पास यहाँ पे एंड गेट यूज हो रहा है वहाँ पे लिखा हुआ है जी। जी स्टैंड फॉर कैरी जनरेट, मतलब अगर ये वाला सर्किट कैरी को जनरेट करता है तो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट 1 होगी, और अगर हमारे पास कैरी प्रोपिगेट होके इस सर्किट पे आ रही है तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट 1 होगी। और उसके बाद सम वाली आउटपुट इस सर्किट की यहाँ से मिलेगी, और कैरी आउट वाली जो आउटपुट है वो इस और गेट से हमारे पास आएगी। और इस सर्किट के इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन हमारे पास ये लिखा हुआ है कि अगर सम हमारे पास जनरेट होना है तो उसका एक्सप्रेशन होगा पी एक्सक्लूसिव और सी, और कैरी आउट का हमारे पास एक्सप्रेशन होगा सी पी प्लस जी। इसके अंदर सी कैरी इन है, मतलब अगर प्रीवियस 2 बिट्स से हमारे पास कैरी आ रही है तो वो इस जगह पे होगी। पी स्टैंड फॉर कैरी प्रोपिगेट, और फिर उसके बाद जी स्टैंड फॉर कैरी जनरेट। तो ये तो हो गया कि जस्ट अगर हमारे पास 2 बिट्स हैं, लेकिन अगर 2 बिट से बड़ा सर्किट हो तो उसके अंदर हम इस एक्सप्रेशन को यूज करते हुए बाकी वैल्यूज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब जो हमारे पास नेक्स्ट 2 बिट हैं उस पर कैरी आएगी या नहीं आएगी उसके लिए हम सेम यही वाला एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, सी पी प्लस जी। लेकिन यहाँ पे हो जाएगा C0 P0 G0। मतलब जो फर्स्ट 2 बिट्स हैं उन पे जो सी पी और जी की वैल्यू थी वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी कि नेक्स्ट 2 बिट्स, मतलब C1 वाली, वहाँ पे हमारे पास कैरी आएगी या कैरी नहीं आएगी। इस तरीके से उसके बाद जो नेक्स्ट 2 बिट्स हैं उसका एक्सप्रेशन कैलकुलेट करने के लिए हम कैलकुलेट करेंगे C1 P1 और G1। अब यहाँ पे हमारे पास C1 की वैल्यू मौजूद है। C1 की वैल्यू है C0 P0 प्लस G0। तो C1 की जगह पे हम C0 P0 G0 करेंगे, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो होगा G1 प्लस P1 इंटू G0 प्लस P0 P1 C0। उसके बाद C3 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो C3 की वैल्यू सेम एक्सप्रेशन से कैलकुलेट होगी। जस्ट ये होगा कि यहाँ पे हो जाएगा C2 P2 G2। तो G2
और P2 यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी जो C2 होगा उसकी ये कंप्लीट वैल्यू वो हम इस जगह पे पुट करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन के बाद ये कंप्लीट C3 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। और इसी तरीके से नेक्स्ट वाली वैल्यू जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा, इस एक्सप्रेशन के अगेंस्ट जो सर्किट हम डिज़ाइन करेंगे वो इस किस्म का सर्किट होगा जिसके अंदर प्रोपिगेशन डिले नहीं आएगा, बल्कि जैसे ही हम कोई दो नंबर इंटर करेंगे उस फौरन उन दो नंबर के अगेंस्ट हमारे पास आउटपुट जनरेट हो जाएगी। तो इस सर्किट को लुक अहेड कैरी जनरेटर सर्किट कहा जाता है। और डायग्राम में यहाँ पे हमारे पास शो भी किया हुआ है, जो डिफरेंट गेट्स इस सर्किट के अंदर लगे हुए हैं वो इस जगह पे शो हो रहे हैं, और ये तमाम गेट्स उस एक्सप्रेशन के इक्विवेलेंट हैं जो यहाँ पे हमने लास्ट पे कैलकुलेट किया है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है MSI एडर। MSI स्टैंड फॉर मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। मतलब ये कुछ आईसीज होती हैं जिन आईसीज को हम इस्तेमाल करके हम कोई ऑपरेशन ले सकते हैं। तो इस केस में हम पैरेलल एडर का ऑपरेशन ले रहे हैं, तो ये MSI एडर जो है ये 4 बिट पैरेलल एडर के रिलेटेड है। यहाँ पे उनकी डिटेल बताई हुई है कि जो आईसीज हमने यूज़ करनी है उसकी इनपुट पिंस कितनी होंगी, आउटपुट पिंस कितनी होंगी, और उसको कंप्लीट यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसके अंदर ये है कि जो ए नंबर हमने ऐड करना है उसकी 4 बिट होंगी 0 से लेकर 3 तक। जो बी नंबर हम ऐड कर रहे हैं, मतलब ए में जो बी हम ऐड कर रहे हैं उसकी भी 4 बिट्स होंगी 0 से लेकर 3 तक। अगर उनके ऊपर कोई कैरी मौजूद है तो वो इसके अंदर इंटर करेंगे और यहाँ से हमारे पास सम वाली आउटपुट आ जाएगी। और अगर कोई कैरी जनरेट होता है तो वो नेक्स्ट हमारे पास जो आईसी है उस पर ट्रांसफर हो जाएगा। आईसी का नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, इस आईसी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज एडर। उसके बाद नेक्स्ट 4 बिट नंबर ए की और नेक्स्ट 4 बिट नंबर बी की ये आपस में ऐड होंगी। अगर प्रीवियस 4 बिट्स हमारे पास कोई कैरी आ रहा है तो वो भी उसके अंदर ऐड होगा और उन 4 बिट का हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। और अगर यहाँ से कोई कैरी जनरेट होती है तो वो नेक्स्ट 4 बिट के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी। और इसी तरीके से ये डिफरेंट आईसीज को हम आपस में मिला के 16 बिट ऐड करना चाहें या 32 या जितनी भी बिट्स हम ऐड करना चाहें तो वो इस आईसी के थ्रू हम ऐड कर सकते हैं। इसके लिए कंप्लीट सर्किट या इतने ज़्यादा गेट्स लगाने की हमें ज़रूरत नहीं होगी। इस किस्म के काफ़ी पैकेज या आईसीज जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल होती हैं जो हमारे काम को आसान बना देती हैं। और इस टॉपिक के साथ ही हमारा आज का लेक्चर एंड हो रहा है। इस लेक्चर के अंदर अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।